हेलो एंड वेलकम मूवी बफ्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम इस वीकेंड रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस मूवी का रिव्यू करेंगे। दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR Movies. And if you are also passionate about movies like me, watch this video till the end as I'm here to make your movie watching experience worth your time and money by my reviews. So, let's get started. तो सबसे पहले इस मूवी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये मूवी इस मीडिया फ्रेंचाइजी की लगभग 10वीं फिल्म है। इस मूवी की सीरीज शुरू होने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जिनका नाम था आर्थर जेकब्स, उनके हमेशा से किंग कॉन्ग जैसी मूवी बनाने के इच्छा की कहानी है। वो कहते थे कि आई विश किंग कॉन्ग हैडंट बीन मेड सो आई कुड मेक इट। तो वो हमेशा से ही एक ऐसी स्टोरी की तलाश में थे जो उनका ये सपना पूरा कर सके। एक बार जब वो पेरिस में थे तब एक लिटरेरी एजेंट ने उन्हें फ्रेंच ऑथर पियर बुल इनकी ला प्लेनेट दे साइज इस फ्रेंच साइंस फिक्शन नॉवेल से इंट्रोड्यूस कराया, जो आगे जाके अनुवादित होने के बाद बनी प्लैनेट ऑफ द एप्स। इस एजेंट ने ऑथर को इससे पहले भी कई सारी बंदरों की कहानियों वाली नॉवेल से इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन आर्थर जेकब्स को वो पसंद नहीं आई थी। मगर इस नॉवेल की कहानी से आर्थर जेकब्स काफ़ी प्रभावित हुए और किंग कॉन्ग जैसी बंदरों पे फिल्म बनाने की उनकी इच्छा इस स्टोरी से, इस नॉवेल से पूरी होती हुई उन्हें दिखाई दी। एंड फाइनली द फर्स्ट फिल्म ऑफ दिस मीडिया फ्रेंचाइजी केम टू लाइफ इन 1968, जिसका नाम भी इसी नॉवेल पे बेस्ड था, यानी कि प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो दोस्तों, प्लैनेट ऑफ द एप्स इस मीडिया फ्रेंचाइजी में अब तक 10 फिल्में बन चुकी हैं, 2 टेलीविजन सीरीज बन चुकी है और कई सारी कॉमिक बुक्स भी रिलीज हुई है। तो इन शॉर्ट इस फ्रेंचाइजी में अब तक टोटल 10 फिल्म्स बनी है इंक्लूडिंग दिस मूवी, जिसमें ओरिजिनल सीरीज में 1968 से लेकर 1973 तक टोटल 5 फिल्में बनी। 2001 में फर्स्ट ओरिजिनल मूवी उसका एक स्टैंड अलोन रीमेक भी बना, जिसमें मार्क वॉलबर्ग ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। और फिर 2011 से शुरू हुई रिबूट सीरीज, जिसमें अब तक टोटल 4 मूवी रिलीज हुई है इंक्लूडिंग दिस किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो इस रिबूट सीरीज की पहली 3 मूवीज हैं राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स विच वाज रिलीज्ड इन 2011, उसके बाद डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स विच वाज रिलीज्ड इन 2014 एंड द थर्ड मूवी वाज वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स रिलीज्ड इन 2017। तो आपने अगर ये 3 मूवीज देखी है तो आपको इस मूवी से रिलेट करना थोड़ा आसान होगा। पहले 3 मूवीज में मेन कैरेक्टर्स लगभग सेम थे, लेकिन इस नए मूवी में उसकी कहानी और कैरेक्टर्स सब नए होने की वजह से आपने अगर पुरानी फिल्म देखी भी नहीं है तो भी आप इस मूवी को एज अ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की बैक स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें विल रोडमन, जो एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट होते हैं, वो अपने पापा की अल्जाइमर्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग की टेस्टिंग करते रहते हैं। वो इस ड्रग को ब्राइट आई नाम के फीमेल चिंपैंजी पे टेस्ट करते हैं, जिसका उसके दिमाग पे काफ़ी अच्छा असर होता है और उसका दिमाग इंसानों की तरह तेज हो जाता है। जब उसे वो एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने प्रेजेंट करने वाले होते हैं तब वो शोर और तहलका मचा देती है और उस वजह से उसे मार दिया जाता है। लेकिन विल को पता चलता है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। विल उस बच्चे को घर ले जाता है और उसका नाम रखता है सीजर। और धीरे धीरे विल को पता चलता है कि उसकी माँ से जेनेटिकली इंसानों जैसे इंटेलिजेंस सीजर को मिला है और इस तरह से एप्स के श्रेष्ठी, एप्स के लीडर सीजर का जन्म होता है। जहाँ एक तरफ ये ड्रग वानरों के लिए एक वरदान साबित होता है, दूसरी तरफ मनुष्यों के लिए वो एक शाप ठहरता है। गलती से वो ड्रग दुनिया में फैल जाता है और अब इंसान उससे मरने लगते हैं, उनकी सोचने की ताकत कम होने लगती है। और जब सीजर को पता चलता है कि एप्स के साथ गलत हुआ है, वो एप्स का लीडर बन जाता है और फिर आगे शुरू होती है इंसानों और एप्स के बीच की लड़ाई। तो दोस्तों, मूवी के थर्ड पार्ट में यानी वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर अपने वानर प्रजाति को बचाते बचाते
खुद की जान दे देता है, खुद मर जाता है। तो अब आते हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस मूवी के तरफ। ये मूवी सेट होती है सीजर की डेथ के 300 साल बाद, जहां मनुष्य उस वायरस की वजह से खत्म होने की कगार पर है। बहुत कम मनुष्य पृथ्वी पर बचे हैं और जो भी बचे हैं उनके विचार करने की क्षमता बहुत कम है और वो अपने बोलने की क्षमता भी गवा चुके हैं। मूवी में लीड कैरेक्टर में दिखाई देते हैं यंग एप नोआ, जिसके दोस्त होते हैं सुना और अनाया। नोआ अपने पिता के साथ गरुड़ कबीले में रहता है और इस गरुड़ कबीले के लीडर होते हैं नोआ के पिता कोरा। उनके कबीलों को गरुड़ कबीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कबीले में एक रिवाज होता है, जैसे ही एप्स बड़े हो जाते हैं उनको गरुड़ के अंडे चुरा कर लाने पड़ते हैं और एक समारोह होता है जिसके बाद उन्हें उन अंडों से निकाल के गरुड़ों को पालन पोषण करना होता है। और जब वो गरुड़ बड़े हो जाते हैं तब वो उनके पालतू बन जाते हैं। नोआ और उसके दोस्त भी ऐसे ही समारोह के लिए गरुड़ों के अंडे चुरा लाते हैं और उस वक्त उनको एक मनुष्य, जिसे वो अक्स कहते हैं, एक लड़की उन्हें दिखती है और उसी रात वही लड़की खाने की तलाश में नोआ के कबीले में आती है और उसे पकड़ने के चक्कर में नोआ का वो गरुड़ का अंडा फूट जाता है। दूसरे दिन समारोह होने के कारण नोआ फिर से दूसरा अंडा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसी बीच एक नकाबपोश गोरिल्ला का ग्रुप नोआ के कबीले पर हमला कर देता है और ये नकाबपोश वानर प्रॉक्सिमस नाम के एप, जो खुद को सीजर कहता है, उसकी आर्मी होती है। इस मूवी में प्रॉक्सिमस नेगेटिव कैरेक्टर में है, जिसे सीजर के विपरीत मनुष्यों से सख्त नफरत है और उसका मकसद पूरी मनुष्य जाति को खत्म करना है और पूरे वानरों का लीडर बनना है। और उस वजह से उसे एक बंकर में, जहां मनुष्यों ने अपने सारे आविष्कार और टेक्नोलॉजीज छुपा के रखे हुए हैं, उसे खोलकर उन पर कब्जा करके अपना मकसद पूरा करना होता है। इसलिए वो सारे वानरों को गुलाम बनाकर इस काम में लगा देता है। नोआ के पिता को मारकर उनके कबीले को भी वो ऐसे ही कैद करके ले आता है। नोआ जैसे तैसे बच जाता है और अब वो अपने कबीले की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे राका नाम का एक ओरंगुटान मिलता है, जिससे उसे सीजर के बारे में पता चलता है और उसकी अच्छाई के बारे में पता चलता है। कैसे सीजर को मनुष्यों से नफरत नहीं थी और वो एक समय में मनुष्य के साथ रहता था। कैसे सीजर ही वानरों के सबसे पहले श्रेष्ठी है और कैसे वानरों से सीजर की असली सच्चाई छुपाई गई है, ये राका नोआ को बताता है। और जब वो बात कर रहे होते हैं, उन्हें वही लड़की दिखाई देती है जिसकी वजह से नोआ का अंडा फूटा हुआ था। नोआ उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन राका उसे सीजर की सोच के बारे में याद दिलाता है और सीजर इंसान से नफरत नहीं करता, ये बताता है। और उस वजह से अब वो लड़की भी इन दोनों के साथ उनके सफर में चलने लगती है। आगे क्या होता है, कैसे नोआ अपने कबीले को प्रॉक्सिमस से बचाता है, उस लड़की में उसका असली मकसद क्या होता है, क्यों वो नोआ के साथ इस सफर में उसका साथ देती है और क्या आखिर में मनुष्य और वानर फिर से पहले की तरह साथ में रहने लगते हैं या नहीं, ये इस मूवी की कहानी है। दोस्तों, इस मूवी में नोआ के लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है ओवेन पीग ने। प्रॉक्सिमस सीजर के नेगेटिव एप के कैरेक्टर में है केविन डुरैंड और मे के ह्यूमन लड़की के कैरेक्टर में है फ्रेया एलन, जो नेटफ्लिक्स की द विचर सीरीज में काम कर चुकी है। दोस्तों, मूवी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हर जगह परफेक्ट है, यानी डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब कुछ बेहतरीन है। मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती और अपनी स्टोरी से भटकती नहीं है। मूवी के एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं और बहुत ही नेचुरल लगते हैं। उन्हें देखने में इंटेंस फीलिंग आती है और मज़ा भी आता है। I personally really like the story of the movie and the message it delivers. मूवी में कैसे सत्ता की चाह रखने वाले लीडर्स जनता को अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई से भटकाते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। मूवी में दिखाया है कि प्रॉक्सिमस, जो खुद को सीजर कहता है, कैसे वो सीजर की सच्चाई छुपाए रखता है और नफरत के नाम पर वानरों को इंसान से लड़ाता है। एंड इट रियली रेजोनेट्स विद द करंट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जहाँ सत्ता और अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भटकाया जाता है और धर्म और जाति के नाम पर राजकारण किया जाता है। दोस्तों, ये मूवी विजुअली बहुत अच्छी है। बिना टेक्नोलॉजी की दुनिया जहाँ सिर्फ नेचर है, उसे इंसान ने टेक्नोलॉजी और विकास के नाम पर कैसे उसका नुकसान किया है, ये दिखा दी है।
मनुष्यों से ज़्यादा तो मानवता इस जानवरों में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इंसान जब कोई गलती करता है तब उसे जानवरों की उपमा दी जाती है। हालांकि हमें जानवरों से ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव, सिंपैथी ये सब चीज़ें इस मूवी से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों लेकिन ऐसी मूवीज़ जहाँ जानवरों की नेचर से जुड़ी दुनिया और कहानी बताई जाती है, ऐसी मूवीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। इन माय ओपिनियन ऐसी फिल्म्स देखने का मज़ा थिएटर में ही आता है और इसे देखकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, ना इसमें कोई गाली गलौच है, ना खून खराबा है, ना ही कोई डबल मीनिंग जोक्स। इसलिए आप अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म थिएटर में एंजॉय कर पाएंगे और बच्चों के साथ साथ ये फिल्म बड़े और बूढ़ों को भी पसंद आएगी। And that's it from my end about Kingdom of the Planet of the Apes, guys. Thanks to all who stayed till the end and watched this video till the end. और जाने से पहले वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड टेक केयर।